मॉडर्न इंडिया पढ़ाऊंगा वो यूरोपीय आगमन से पढ़ाऊंगा। आप लोग साथ साथ लिखते रहिए इसमें यूरोपीय आगमन, क्योंकि मेरे पास बोर्ड है और बोर्ड के अलावा मैं इसमें और चीज़ें अभी इसमें ऐड नहीं कर सकता। अभी इतना नहीं है कि डिजिटल बोर्ड शुरू किया जा सके, लेकिन बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। लेकिन तब तक आप इसमें देखिए तो यूरोपीय आगमन जिसको अच्छे से पढ़ना है उसके लिए क्लास बहुत जरूरी है कि लास्ट तक क्लास में बना रहे, क्योंकि आपको धीरे धीरे पता लगता रहेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सबसे पहले हम यूरोपीय आगमन पढ़ेंगे। तो यूरोपीय आगमन में पहली चीज हम इसमें देखेंगे कि आपको इसमें जैसा आपको पता है सऊदी अरब वाला पोर्शन है, और इसको अगर हम इस तरह से एक डायग्राम बनाए इसमें, ठीक है ना, इतना बेहतर तो आपको पता कभी बनता ही नहीं है, लेकिन जैसा भी बनेगा ये सऊदी अरब वाला पोर्शन और इधर से होता हमारा ये इंडिया वाला पोर्शन, तो मे भी आपको दिख रहा होगा उसमें। तो सऊदी अरब वाले पोर्शन में आपको यहाँ पता है रेड सी पड़ता है, यहाँ से फारस की खाड़ी है, इसको हम फारस ईरान का प्राचीन नाम है फारस की खाड़ी, और यहाँ पर मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर, रेड सी यानी लाल सागर, और इधर से हमारा क्या यहाँ पर फारस की खाड़ी पर हारमुज पड़ता है, यहाँ पर अदन की खाड़ी। ठीक है, ज्योग्राफी का पोर्शन हो जाएगा क्योंकि इन सब का नाम आगे आने वाला है, तो वहाँ पर ये नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिक कॉज क्या है कि यूरोपीय आगमन के कारण जो हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले हमारा क्या पुर्तगाली के बारे में क्यों आता है, क्यों पुर्तगाली भारत में आ गए थे या ऐसा क्या हो गया था। तो बेसिकली जो मैंने ये डायग्राम बनाया मेडिटेरियन सी वाला, जब ये आगे तक जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या पुर्तगाली वाला पोर्शन चोंच बाहर निकली नजर आएगी, और इसके जस्ट ऊपर आपको स्पेन, उसके ऊपर जर्मनी वगैरह आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। यानी इसके जो ऊपर वाले पोर्शन है पोर्चुगीज, स्पेनिश, सबके सब क्या हैं यूरोपियन कंट्री है। तो यूरोपियन कंट्री जो बेसिकली थे, यहाँ से जो इधर से हम आगे बढ़ेंगे जेनेवा होते हुए, और यहाँ से जेनेवा होते आगे जाएंगे तो इटली। इटली बेसिकली पहले क्या था, पहले से शुरुआत से इटली क्या था, जो एशिया था उसके साथ व्यापार का मुख्य केंद्र था। ठीक है ना। और इटली के लोग क्या है, यहाँ से अरब से लेके एशिया के लोगों से सबके साथ खाड़ी देशों और सबके साथ व्यापार करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया था, जब धीरे धीरे लोगों को पता लगा इंडिया के बारे में, इंडिया के बारे में मतलब सिकंदर भी यूरोप से बाहर है ना, बेबीलोन से ऊपर भारत में आया था, तो तब से भारत बहुत ज़्यादा प्रचलित है अपनी संपदा के लिए। और यहाँ पर जो गर्म मौसम, क्योंकि यूरोप में उस समय बहुत ज़्यादा ठंडा होता था, आज भी ठंडा ही होता है, उस समय तो और ठंडा होता था, इसलिए उस समय यात्रा के दौरान उनको क्या है गर्म चीज़ों की जरूरत पड़ती थी, और भारत में गर्म मसाले बहुत ज़्यादा फेमस था, और सभी लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी गर्म मसालों के चक्कर में ही क्या है बेसिकली जो बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में कि उसके चक्कर में वो लोग यहाँ पर आए थे, क्योंकि वो लोग गोश्त खाते थे। गोश्त मतलब होता है मांस, उसमें जो गर्म मसाला लगाएंगे तो खराब भी होता, लंबे समय तो गर्माहट देगा, क्योंकि उस समय जो चीज़ें खाने पीने की थी वो इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होती थी। तो जब वो अपने देश में सब मसाले वगैरह लेके आ जाते तो उनको बेचने में दिक्कत नहीं होती और अच्छा मुनाफा कमाते। तो पहले वो लोग यात्राएं करते थे इस रास्ते से, इधर होते जमीन के रास्ते होते, इधर से हमारा ईरान होते, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया में आते। जब धीरे धीरे क्या हो गया, आपस में क्या है जो खाड़ी देश है या इटली देश, इनके आपस में क्या है संघर्ष होने शुरू हो गए। तब धीरे धीरे क्या हो गया, संघर्ष के कारण क्या है, यहाँ पर एक छोटी सी गजल कुस्तुनतुनिया एक जगह पड़ती है। ठीक है, इस जगह का आप लिख सकते हैं कुस्तुनतुनिया। ठीक है, तो 1483 में क्या हुआ, जो मेडिटेरियन सी पे क्या है कुस्तुनतुनिया पे क्या है ईरान ने अधिकार कर दिया, तुर्कों का अधिकार हो गया कुस्तुनतुनिया पर। ठीक है, जगह पड़ेगी यहाँ पर कुस्तुनतुनिया, उस पर क्या हो गया तुर्क, जिसे हम टर्की कहते हैं। ठीक है, वो दिल्ली सल्तनत वाला तुर्क नहीं, टर्की वाला इस्तांबुल। ठीक है, तुर्कों ने क्या कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर दिया। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार होने के बाद क्या हो गया, उन्होंने ये सारा मार्ग अवरुद्ध कर दिया। ठीक है, तो उस समय फिर भी वो लोग ट्रेड करते रहे, लेकिन तभी क्या हो गया, जो पोर्चुगीज था, स्पेन था, ये नए नए बने हुए देश थे। नए नए बने देश का मतलब क्या होता है, जो पोर्चुगीज थी उसकी स्थापना 1143 में हो गई थी। ठीक है, और जो हमारा स्पेन था उसकी स्थापना 1479 में हुई थी। तो ये जो देश थे नए नए बने हुए थे, इनको यूरोपीय में शामिल नहीं किया जा रहा था, क्योंकि हम वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, इसमें ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, फिर थोड़ा समस्या हो जाएगी। तो ऐसे में क्या है, पोर्चुगीज ने बोला कि हमें भी क्या है एशिया से व्यापार करना है, ट्रेड करना है। दूसरा, ये चारों ओर समुद्र से घिरे हुए क्षेत्र थे, इसलिए इनके पास ट्रेड करने का एक ही तरीका था, या तो इस रास्ते अंदर आए, या फिर क्या है इधर समुद्र से होते, यानी जो अटलांटिक ओशियन से होते हुए यहाँ से होते हुए अरेबियन सी में जाएं और फिर इंडिया तक पहुंचे, या फिर इंडोनेशिया तक पहुंचे। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, इन लोगों ने क्या यात्रा करनी शुरू कर दी थी यहाँ पर। ठीक है, किसने, इधर से किसने यात्रा शुरू कर दी थी, हमारे पोर्चुगीज ने। ठीक है ना।
और इन सब के बाद क्या हुआ, जब यात्राएं शुरू करी तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ से रास्ता ढूंढते धीरे आगे पहुंच गए। तो ऐसे कंडीशन में क्या कुछ नई नई खोजें हुई इसमें एक पॉइंट आता है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा और इसको आप साफ भी कर सकते हैं। मेरे साथ साथ जैसा वीडियो बन रहा है उसके हिसाब से आप पॉज करके पढ़ते रहें, आपको समझ में आता रहेगा, फिर नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो पोर्चुगीज थे या स्पेन के लोग थे, ये है केप ऑफ गुड होप, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तर माशा अंतरिक्ष। ठीक है ना, इसकी खोज हुई जब इन लोगों ने ये सोचा कि इस तरह चीजें की जाए, तो उत्तर माशा अंतरिक्ष की खोज की गई। उत्तर माशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? बार्थोलोमू डियाज ने। बार्थोलोमी डियाज, इसमें ये खोज की थी। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, उत्तराखंड यूकेपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो कि उत्तर माशा अंतरिक्ष खोज किसने की थी और कब की थी इसने? 1487 में इसकी खोज हो चुकी थी। इसी बीच 1494 में कोलंबस ने क्या किया था, उस समय अमेरिका की खोज कर दी। अब अमेरिका वाला पोर्शन तो वर्ल्ड हिस्ट्री का है या ज्योग्राफी का, तो उससे बाद में देखेंगे। कोलंबस ने क्या है, गलती से ढूंढ दिया था, कहीं जा रहा था कहीं दूसरी जगह चला गया था, क्योंकि अटलांटिक ओशन में जो हवाएं चलती है उसने उसका रुख बदल दिया, जिस कारण क्या है थोड़ा सा चेंज आ गया था। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि जो यूरोपीय आगमन था यहाँ पर, पहले यहाँ पर हमारे देश में नॉर्मल आए थे, लेकिन बाद में यहाँ पर क्या धीरे धीरे कैसे आए, उन्होंने रास्ता चेंज किया और समुद्र के रास्ते क्या भारत की खोज करना शुरू कर दिया। उनकी जो पहली सफलता थी बार्थोलोमी डियाज द्वारा 1487 में थी, जिससे क्या हो गया था, उत्तर माशा अंतरिक्ष। उत्तर माशा अंतरिक्ष क्या होता है? अफ्रीका में सबसे नीचे का पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। इस जैसे भारत में केप कॉमोरिन है ना, कन्याकुमारी के पास केप कॉमोरिन, ऐसे यहाँ पर क्या है उत्तर माशा अंतरिक्ष, यानी कि इसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं। ऐसे हर देश में कहीं ना कहीं केप होता है जो आखिरी पॉइंट माना जाता है। तो यहाँ केप ऑफ गुड होप इसकी खोज की। अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखें, यहाँ पर मेडागास्कर पड़ेगा, ठीक है, ये मेडागास्कर है, और यहाँ से होते हुए क्या यहाँ पर अरेबियन सी, यहाँ से हमारा इंडिया आ जाएगा। तो इस रास्ते के है पुर्तगाली भारत के अंदर आएंगे, ठीक है ना। आते यहाँ पर तबाही नहीं मचाएंगे, और धीरे धीरे करके क्या है अपने को स्टैब्लिश करेंगे। फिर जैसे वो यहाँ पर आते हैं तो इसमें वास्को डी गामा इसमें क्या है, फिर 1498 में यहाँ पर कौन आता है? वास्को डी गामा आता है, ठीक है ना। इन पॉइंट्स आप देखते रहो, आपको समझ में आएगा। इसमें से बहुत सारे विद्वान हैं आप लोग, तो आप लोगों को बहुत सारे लोगों को तो पता होगा कौन कब आया था, लेकिन जिसको नहीं पता या जो पहली बार तैयारी कर रहा है वो इसमें विशेष ध्यान दे, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन पक्का होगा। फिर इसके बाद जो आगे कहानी आती है, उस कहानी में काफी सारी चीजें, उसमें से हम कुछ चीजें लिख लेते हैं इसमें से। तो ये लोग जो क्या करते थे, भारत से क्या करते थे, ये बताइए, ये लोग यहाँ पर क्या क्या चीजें लेने आते थे। सूती कपड़ा वगैरह हो गया, भारत से बेसिकली 3-4 चीजें आती जिनके नाम क्या बुक्स में मिलते हैं। एक तो सूती कपड़ा हो गया, एक मसाले हो गए, एक नील हो गया, ठीक है, जो विशेष रूप से यहाँ पर लेते थे, और जड़ी बूटियां, इन सब का वो यहाँ से आयात करके लेके जाते थे। तो जब वास्को डी गामा यहाँ पर आया था, उसने यहाँ से 6 गुना पैसा कमा के चला गया यहाँ से। कौन? वास्को डी गामा। जब वास्को डी गामा यहाँ पर आया था, उसमें भारत में 3-4 जगहें थी, जैसे कालीकट हो गया, कोचीन हो गया, ठीक है, ये मालाबार तट पर है। कालीकट और कोचीन कहाँ पर है? मालाबार तट पे। और ऐसे सूरत, भड़ौच, ठीक है ना, ये सब के सब गुजरात के तट पे हैं, जो उस समय भारत के टाइम पे क्या है बहुत बड़ी मात्रा में भारत के टाइम पे क्या थे, फेमस बंदरगाह आते थे, इनके रास्ते आता है। इन सारे के नाम आपको पता है, एटलस आप देखोगे, ये सब के सब भारत के क्या है अरेबियन सी वाले कोने में मिला देते, जो अरब सागर बहता है, यानी हम क्या है गुजरात से लेके और नीचे तक पाया जाएगा सब। तो इन पे क्या है बेसिकली पुर्तगाली के अधिकार करने की सोचे थे, और उन्होंने यहाँ पर अधिकार भी किया। जब वास्को डी गामा भारत के अंदर आया, तो लास्ट टाइम पेपर में क्वेश्चन आया था कि उसकी सहायता किसने की थी, ठीक है ना, उसकी सहायता किसने की थी। तो जो पुर्तगाली थे वो क्या है, अब्दुल मुनीद, ठीक है, कई किताबों में क्या अब्दुल मनीद नाम दे रखा है, आप दोनों में से कुछ भी कर लेना। अब्दुल मनीद की सहायता से क्या आया, पुर्तगाली भारत के अंदर आए थे, यानी वास्को डी गामा भारत के अंदर आया था,
और एक जगह पड़ती है कप्पक डाबू, इस स्थान पर इससे मिला था और उसने इसको रास्ता दिखाया था। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ तक कप्पक डाबू यहाँ स्थान पर क्या है, अब्दुल मुनीर क्या वास्को डी गामा को लेकर आया था। उस समय जब क्या है यूरोपियन आगमन में सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं पुर्तगालियों के बारे में, तो सबसे भारत पे यहाँ पर कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। इसके बाद यहाँ पर डच आते हैं और उसके बाद यहाँ पर अंग्रेज आते हैं। ठीक है ना, तो और इसमें लास्ट में जो आएंगे फ्रांसीसी पढ़ेंगे इसमें। तो भारत में फ्रांसीसी बहुत छोटे टाइम तक आते हैं। अंग्रेज हमें पूरे मॉडर्न इंडिया में पढ़ना ही है, तो वहां पर हम अंग्रेज को क्या है अगली क्लास में फोकस करेंगे। अभी हम पुर्तगाल पे ध्यान देंगे। अभी तक जो मैंने पेपर देखा है या आप लोगों ने पेपर देखा होगा, पुर्तगाली वाली सेक्शन से अब तक लगभग 9 से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अलग अलग पेपर में अलग अलग टाइम पे पूछा गया हमेशा। उनमें से मैंने आपको बता दिया, बार्थोलोमी डियाज के बारे में बता दिया गया। दूसरा है अब्दुल मुनीर के बारे में पूछा गया। ठीक है ना, ये गुजराती व्यक्ति था, किसने क्या किया था, पुर्तगाली यानी वास्को डी गामा को रास्ता दिखाया था। इसके बाद जो अगली चीजें आएंगी इसमें, इनको आप क्या ढंग से लिखते रहना साथ साथ, जिससे छूटे ना कुछ भी। ठीक है ना, मैंने भी कोशिश करी है कि आपको क्या है शॉर्टकट में, शॉर्टकट मतलब ये है कि मेन पॉइंट दिखा के क्या है वीडियो को बनाया है। तो पुर्तगाली में उसमें जो कालीकट में थे उसमें जमोरिन उपाधि, ये भी उपाधि थी, उपाधि नामक शासक थे। इन लोगों ने क्या किया था, ये सब जो कहा था हिंदू राजा था। ये क्या था, हिंदू राजा था। जमोरिन हिंदू राजा था जिसने क्या किया था, पुर्तगालियों का समर्थन किया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है ना, वसुदेव कुटुंबकम अतिथि देवो भव, इस तरह की चीजें कही थी। उस समय अरब यात्रियों ने, जो अरब के लोग थे, क्योंकि हमारा अरब के लोगों से बहुत प्राचीन काल से संबंध है, और आप इसे पढ़ोगे आगे, पहले अगर आप जब हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे वहां पढ़ोगे कि हम अरबों से घोड़ों का आयात करते थे। ठीक है ना, आपने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा होगा कि भारतीय सभ्यता या भारतीय लोगों को क्या घोड़े का ज्ञान नहीं था, लेकिन सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियों के बड़े क्या है ढांचे मिले, या उनमें जो पुंज या फिर उनका जो पाइलअप करके हड्डियां रखी गई उनके बारे में मिला है। तो घोड़े का ज्ञान होने का मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में घोड़ा नहीं था। घोड़े का ज्ञान न होने का मतलब है उन्हें नहीं पता था कि इस जानवर को घोड़ा कहते हैं, बस इतना था। ठीक है, तो वही चीज वापस जमोरिन जो था उसने क्या है वास्को डी गामा को समर्थन दिया। उसने कहा कि हाँ ठीक है, बस अतिथि देवो भव, इसके बारे में बात की गई। अरब वासियों ने जमोरिन को बहुत रोका था। उसने, जमोरिन एक समुदाय था, जैसे हम फ्रांस में पढ़ते हैं, जैसे कल की क्लास में फ्रांस के बारे में पढ़ा था। तो फ्रांस में लुई नामक जो व्यक्ति था, लुई उपाधि नामक व्यक्ति, मतलब वो राजा जो होगा लुई की उपाधि देगा, फिर उसके आगे नंबर लिखता रहेगा 14, 15, 16, 64 ऐसा पढ़ता रहेगा लुई करके। ठीक, ऐसे यहाँ पर जमोरिन क्या थी, उपाधि थी, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं था। उसने इसका क्या किया था, समर्थन किया था कि हाँ भाई ठीक है आ जाओ तुम यहाँ पर। बाकी ने बताया जब यहाँ पर वो आया उसने 60 गुना पैसा कमाया। किसने, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा फिर यहाँ से वापस गया। उसके बाद क्या होता है 1500 ईस्वी में 1500 में क्या होता है सेकेंड पुर्तगाली अभियान होता है। उन्हें लगता है भारत क्या हो गया, पैसा कमा लिया, तो दोबारा से क्या करेंगे पुर्तगाली अभियान। फिर दूसरा पुर्तगाली अभियान 1500 में होता है, 1500 के पास जाता है। ठीक है ना, और क्योंकि 1498 में आया था, 2 साल से कुछ पहले यहाँ से वापस चला गया था वास्को डी गामा। ऐसे में जब बड़ी मात्रा में पोषण आया तो इनकी जो राजधानी थी लिस्बन, ठीक है ना, इसको क्या है उस समय क्या है इकोनॉमिक ट्रेड सिटी माना गया। मतलब बहुत वाणिज्यिक आवास के रूप में या वाणिज्यिक कॉलोनी के रूप में लिस्बन को देखा गया कि लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। ठीक है ना, इतिहास हमें सब सिखाता है, कोई कितना पैसा भी कमा ले, कुछ भी कर ले, लास्ट में डूबना पड़ता भी। देखेंगे पुर्तगाली कितने जल्दी डूब जाएंगे इसमें। ठीक है ना, इसमें दूसरा क्वेश्चन है 1502। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा लेकिन आएगा जब वास्को डी गामा सेकेंड टाइम भारत आया 1502 में। ठीक है ना, यानी 1498 में जब आया उसके बाद 1502 में सेकेंड टाइम वास्को डी गामा भारत पे आया था। और 1503 में पहली फैक्ट्री किसकी, पुर्तगालियों की। 1503 में पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने कहां पर खोली थी, कोचीन में खोली गई थी। ठीक है ना, और दूसरी फैक्ट्री 1505 में कहां खोली गई थी, कन्नूर में खोली गई थी। ये सारी फैक्ट्रियां याद रखना, आगे जाके ब्रिटिश और जो भी डच आएंगे ये सब खा जाएंगे इनको।
अब इसके बाद क्या होता है, ये तो ठीक है, यहाँ तक कहानी होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वाइसराय नियुक्त करेंगे या गवर्नर नियुक्त करेंगे। कौन? ब्रिटिश, ये पुर्तगाली। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना। इसको अगर आपको लिखने में दिक्कत है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का नाम आता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, ये क्या है, पहला वायसराय है। इस वायसराय को आप क्या है, गवर्नर भी कह सकते हैं, जो क्या है 1505 में गद्दी पर बैठा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में गद्दी में बैठा। इसने क्या किया, जो इंडियन ओशियन है यानी हिंद महासागर पर नियंत्रण का आदेश था इसको, उसने कहा कि इस पे कंट्रोल करो, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहा है, तो निम्न में से किस गवर्नर जनरल को या किस गवर्नर को या किस पुर्तगाली वायसराय को भारत में हिंद महासागर पर नियंत्रण का आदेश दिया गया था। आगे हम इस हिंद महासागर पर नियंत्रण को लेकर क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो वहां पर ही आएगा, ठीक है। तो हिंद महासागर पर नियंत्रण का आदेश दिया गया था। दूसरा किसके टाइम दिया गया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के टाइम पर दिया गया था। दूसरा उसने कहा ठीक है, ऐसा करना शांति पूर्वक, ठीक है, काम करना है, यानी शांति पूर्वक व्यापार करना है। यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। इसको हिंदी में कहते हैं शांत जल की नीति। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आया था, ठीक है ना। अब वहां पर ये ऑप्शन नहीं आता कि पुर्तगाली लाए या डच लाए या अंग्रेज लाए। आ जाएगा तो कोई बात नहीं, अच्छा है, हमारे को आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है पुर्तगाली लेके आए थे। ब्लू वाटर पॉलिसी शांत जल की नीति कौन लाया था, अल्मीडा लेके आया था। कई बार पुराना नाम में पूरा नाम नहीं लिखता है, अल्मीडा ही लिखता है, तो आपको उसके हिसाब से भी देखना है इसमें। दूसरा इसके बारे में याद है कि 1508 में एक मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा था, जिसमें क्या है, गुजरात, मिस्र और तुर्की, ठीक है ना। क्योंकि टर्की है वो क्या है, पुर्तगाल से ज्यादा दूर नहीं है, मतलब उनके बारे में जानते हैं क्या है कैसा है, तो तुर्की वाला पोर्शन। ये क्या था, एक प्रकार का मुस्लिम संगठन था, ठीक है। आप ये समझ 1508 देख रहे हैं, 1508 का मतलब ये है कि भारत में इब्राहिम लोदी गद्दी बैठा हुआ है, दिल्ली सल्तनत चल रहा है अभी 1508। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत होगा, फिर बाबर आएगा, यानी आपको दिल्ली, लेकिन दिल्ली से दिल्ली में हम कहाँ पढ़ रहे हैं, भारत के कोस्टल रीजन को पढ़ रहे हैं, यानी कि जो अरब सागर के पास है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक मुस्लिम संगठन था जिसने इस पे आक्रमण किया था अल्मीडा पे, और इस युद्ध में, इस मुस्लिम संगठन के युद्ध में क्या है, अल्मीडा का पुत्र मारा गया। फिर फाइनली 1509 में उसने क्या है, इनको परास्त किया, किसको, इस मुस्लिम संगठन को, और फिर से क्या है, इंडियन ओशियन पर कब्जा कर दिया था, ठीक है। तो ये इसकी कहानी आती है। इसके बाद इसका जो बेटा आता है अल्मीडा के बाद, अल्फांसो डी अल्बुकर्क का नाम आता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके बारे में 2-3 चीजें आती हैं। तो इसने जो शासन किया था, यानी वायसराय रहा, ये 1509 से 1515 तक। इसके जो मेन पॉइंट है वो लिखेंगे हम, कौन कौन से उसने मेन पॉइंट था, क्या क्या उसने किया, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन, देखो अल्मीडा से 2 क्वेश्चन आएंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में आता है और इंडियन ओशियन पर नियंत्रण का आदेश, केवल 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद में आपको क्या क्वेश्चन में डालूंगा, तो आपको क्या है, इसी में से आंसर करने पड़ेंगे। जो अल्बुकर्क है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या था, ये वास्तविक संस्थापक था, ठीक है ना। अल्फांसो जो अल्बुकर्क था, ये वास्तविक संस्थापक था। इसने क्या किया था, कोचीन को मुख्यालय बनाया, हेडक्वार्टर, कोचीन को मुख्यालय बनाया। और जो मेन पॉइंट है इसका, यानी अल्बुकर्क का जो आपको याद रखना चाहिए वो सीधे ये है, इसने क्या किया था, 1510 में गोवा जीता। ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, यानी पुर्तगालियों ने क्या है, गोवा पर अधिकार कब किया, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया था, 1510 में किया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन 1510 का मतलब ये समझ लो, अगर आपको याद होगा, ये आपने पढ़ा है, दिल्ली सल्तनत में 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और 1346 में क्या हुआ, 46-47 में क्या हुआ था, बहमनी किंगडम की स्थापना हुई थी। तो बहमनी किंगडम में जो वहां पर अली आदिल शाह था, जो लोग क्या है, बहमनी की मृत्यु के बाद, ठीक है, जब पूरा साम्राज्य क्या है विघटित हो गया था, यानी बहमनी किंगडम था 5 साम्राज्यों में बंट गया था, उसमें
आदिल शाह के पास क्या था, गोवा था। तो कहने का मतलब ये कि अल्बुकर्क यानी जो ये अल्बुकर्क जो पुर्तगाली है, इसने गोवा किससे जीता था, आदिल शाह से जीता था। ठीक है, अली आदिल शाह से इसने क्या किया था, जीता था। ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट, ये बीजापुर का नवाब था। ठीक है, दक्षिण भारत में जब दिल्ली सल्तनत थी तो वहां पर राजा नहीं बोलते थे, सुल्तान नहीं बोलते, उनको नवाब या निजाम बोला गया। निजाम बहुत बाद में आ गया, फ्रांसीसी आएंगे, इससे पहले उनको नवाब बोला गया, नवाब साहब। ठीक है ना। इसके बाद अब जो हम डेट लिख रहे हैं उनको आपको ध्यान रखना, यहां से पूछा जाएगा। जैसे ये कि अल्मीडा ने 1509 में के फिर से के मुस्लिम संगठन प्रयास कर इंडियन ओशियन पर कब्जा किया, ये नॉर्मली यूपी या मध्य प्रदेश पीछे से पूछा गया है। यूपी में तो बहुत पूछा जाता है वाला क्वेश्चन। अब इसमें जो अगला आता है 1511 में इसने मलक्का जीता। मलक्का की संधि आपने पढ़ा होगा, जो हमारा नीचे पड़ता है। और 1515 में इसने क्या, हारमुज पर अधिकार किया। हारमुज जो है फारस के पास पड़ता है, छोटी जगह है, मतलब एक प्रकार का गेट होता है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो जो भी क्या है खाड़ी देश होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था इसमें रेड सी है, रेड सी के नीचे अदन की खाड़ी पड़ती है, यानी अदन की खाड़ी से होकर आपका जो शिप होगा वो रेड सी यानी लाल सागर में जाएगा, फिर स्वेज कैनाल पार करके मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर पे जाएगा, और वहां से पार करके वो कहाँ पहुंचेगा, सीधा सीधा पुर्तगाल पहुंचेगा, फिर वहां से स्पेन वगैरह होकर ऊपर जाएगा जो शिप होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या हारमुज है, ये कहाँ पड़ता है, फारसी खाड़ी के पास पड़ता है। तो पुर्तगालियों ने 1515 में हारमुज पे, क्योंकि पहले पुर्तगालियों को मना किया गया उस रास्ते से आने के, बाद में इन्होंने क्या फारसी खाड़ी पर क्या हारमुज पर अधिकार करके फारस की खाड़ी को अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन फारसी खाड़ी बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा था, इसलिए ज्यादा लंबे समय तक इनके पास नहीं रहेगा, वो फिर से क्या टर्की वगैरह अपने साथ लेके चला जाएगा। तो हारमुज वाला क्या है, 1515 पे इसने अधिकार कर दिया, फारस की खाड़ी का भाग है, फारस की खाड़ी का भाग है। इस बार जो पढ़ते हैं इस पे क्या है, अदन पर अधिकार क्या है, अदन की खाड़ी, इन्होंने क्या किया था, अदन पर अधिकार नहीं कर सके। कारण क्योंकि अदन की खाड़ी तो रेड सी वाला पोर्शन बहुत सेंसिटिव था, उधर से अफ्रीका का इजिप्ट वाला देश आ जाता, इधर से जो अन्य आएंगे वो सब आएंगे, ऐसी कंडीशन में क्या समस्या हो जाएगी। इसलिए क्या अदन की खाड़ी पर कभी भी क्या है फ्रांसी पुर्तगाली अधिकार नहीं कर सके, क्योंकि क्या है अदन की खाड़ी क्या था, रेड सी का, जो रेड सी था उसका ट्रेड गेट था। ट्रेड गेट का मतलब व्यापारिक स्थान था। तो इसमें आप एक एडिशन कर सकते हो कि 1538 में टर्की ने अदन की खाड़ी पर अधिकार कर लिया था। 1538 में क्या था, अधिकार कर लिया था। इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है अल्बुकर्क के बारे में, इसने क्या किया था, स्थायी पुर्तगाली, मतलब इसने क्या कहा था, इस पॉइंट को आप लिख लेना कि जो स्थायी पुर्तगाली, उसने ये कहा था कि पुर्तगाल से अपने लोग बुलाए, उसने कहा कि आप यहाँ पर परमानेंट रहो, ठीक है ना, यहीं पर रहो, यहीं बसा है। उसने अपने देश के लोगों को बुलाया और बोला यहाँ पर इंडियन मुसलमान जो भी मिलता सबसे शादी करो, हमारी यहाँ बस्ती बसनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वो उद्देश्य केवल क्या था, पैसा कमाना था। तो ऐसे कंडीशन में उसने क्या है, मतलब स्थायी पुर्तगाली निवास के लिए प्रयास किए थे। ये क्वेश्चन क्या है, अल्बुकर्क को लेकर आ सकता है कि किसने भारत में पुर्तगालियों को स्थायी रूप से बसाने का प्रयास किया था, आंसर आएगा अल्बुकर्क। ठीक, तो अल्मीडा और अल्बुकर्क से आपके के दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन, डेट भी लिखा दिए। ठीक है, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि इस समय क्या थे, ये सबके सब जितने भी लोग हैं, यानी जो भी गद्दी में बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये सबके सब लोग क्या हैं, आपस में क्या है, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भारत में स्टैब्लिश होने का, जिसमें काफी हद तक वो क्या सफल भी होते हैं। अगला जो वायसराय आता है वो आता है नीनो डी कुन्हार का नाम आता है। ये काफी गैप के बाद आएगा, बीच में बहुत सारे आते हैं लेकिन वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे टाइम के करके आते हैं। ये 1529 में आता है और 38 तक रहता है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने कुछ नहीं किया था, इसने गोवा को ऑफिस बनाया था बस, यानी कोचीन से क्या है गोवा ऑफिस लेके आ गया था ये। और जगह पड़ती है सैंथोम, ये पड़ता है मद्रास में। ठीक है, सैंथोम कहाँ है, मद्रास में, और हुगली में बस्ती बसाई इसमें। सैंथोम ब्रैकेट में मद्रास और हुगली, ठीक है, बंगाल में इसने अपनी बस्ती बसाई थी। और मतलब नीनो डी कुन्हा के बारे में तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें 1534 में बेसिन
ठीक है। बेसिन पुर्तगाली क्षेत्र था, गुजरात के नीचे पड़ता है। जब हम उस समय हुमायूं पढ़ेंगे या बहादुर शाह पढ़ेंगे, बहादुर शाह इधर वाला, ठीक है, गुजरात वाला, तो उस समय क्या है, वो इनसे लड़ाई करने आएगा। तो ये बेसिन के मुद्दे को लेकर क्या उन दोनों के बीच में लड़ाई, बेसिन पर अधिकार किया। और 1535 में इन्होंने क्या किया था, दीव, जैसे दमन द्वीप पड़ता है, तो द्वीप पर अधिकार किया, द्वीप पर अधिकार किया। 1534 में बेसिन पर अधिकार किया, 1535 में द्वीप पर अधिकार किया। तो ये जो अधिकार थे ये भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। यानी इससे मतलब सीधे ये है कि पुर्तगाल लगातार प्रयास कर रहे थे और सफल भी होते जा रहे थे। बिल्कुल आप लोगों को ऐसे होना है, जो प्रयास करेगा उसकी सफलता निश्चित है, जो नहीं करेगा उसकी सफलता डाउटफुल रहेगी, फिर अपने भाग्य को कोसेगा। जो भाग्य को कोसता है वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। और 1559 में इन्होंने दमन पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, ये आगे कहानी है नीनो डे कोना के बारे में। उसके बाद सीधा सीधा मतलब यहाँ पर एक है, 3 वायसराय हैं पुर्तगाल के, जो पुर्तगाली भारत में आए थे, उनके केवल 3 वायसराय हैं। ये तीनों नीनो डे कोना वाले जितने 3 वायसराय, इन तीनों वायसराय के अलावा किसी और के बारे में नहीं आता है। जो बीच में आएंगे उनको हम देख लेंगे, बहुत ही हल्के फुल्के आते हैं। ठीक है, आपको मेन क्वेश्चन मैंने इस पर करा दिए इसमें। फिर इसके बाद आपको शुरुआत में बताया था कि पुर्तगालियों के बाद यहाँ पर डच आए थे, डच के बाद अंग्रेज आए थे। तो जो डच थे वो अंग्रेजों के साथ मिलकर क्या है, पुर्तगालियों को डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। इसमें एक पॉइंट आता है कि 1598 के बाद, ठीक है, 1598 के बाद अगले 20 वर्षों में जो डच थे, ठीक है, उन्होंने पुर्तगालियों से सब चीजें छीननी शुरू कर दी थी। 1602 में 1602 में बांटम। अब इसमें क्वेश्चन आया, कई बार ये पूछेगा बांटम कहाँ पड़ता है, कुछ अजीबोगरीब नाम भी है ना, सेंटोम हो गया, सेंथोम हो गया, बांटम हो गया, ऐसे नाम आएगा। तो ये कहाँ पड़ता है, सुमात्रा। सुमात्रा कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में, है ना, जावा सुमात्रा आपने सुना होगा, इंडोनेशिया, तो वहां पर पड़ता है। तो जावा सुमात्रा में पड़ता, बांटम क्षेत्र पर अधिकार कर गया था किस समय, पुर्तगाली वर्चस्व को समाप्त कर दिया इसमें। 1641 में डच ने क्या किया था, मलक्का छीन लिया। देखो, जो पाया वो खो दिया, डचों ने अधिकार कर लिया। 1654 में ये क्वेश्चन पेपर में आएगा आपका, 1654 वाला। जो 1654 में क्या है, जो पुर्तगाली थे उन्होंने ब्रिटिश को मान्यता दी। मान्यता किस चीज की दी, तो सबसे बड़ी गलती थी, उन्होंने ब्रिटिश को किस चीज की मान्यता दी कि तुम लोग क्या करो, जो पूर्वी प्रदेश हैं भारत में, पूर्वी प्रदेश मतलब जो बंगाली खाड़ी है उससे नीचे का पोर्शन है, उन पूर्वी प्रदेश में व्यापार, कि तुम यहाँ व्यापार करो। 1654 में। अब 1654 का मतलब है भारत में जो ब्रिटिश आए थे 1600 में आ गए थे। 1608 में उनकी मुलाकात जहांगीर से हुई थी, जो उस समय कैप्टन हॉकिंस आया था, उसकी मुलाकात हुई थी। 1615 में क्या, पहली फैक्ट्री प्रॉपरली ऑफिशियली अनाउंस हुई थी, जो वो सूरत में स्थापित हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए थे। 1615 तक वो ढीले रहे, उसके बाद लगातार वो आगे बढ़ते रहे। ब्रिटिश उन्हें मान्यता प्रदान कर रहा है, क्योंकि ब्रिटिश डच का समर्थन कर रहा था। उनका ठीक है भाई, तुम पूर्वी प्रदेश में कर लो। पूर्वी प्रदेश मतलब क्या हो गया, उड़ीसा बंगाल की तरफ, यानी जो पश्चिमी प्रदेश था, जो गुजरात से लेकर केरल तक था, उस वाले पोर्शन पे अभी भी ये लोग अपना अधिकार समझ रहे थे। लेकिन जब डच यहाँ पर आए, उन्होंने मलक्का छीन लिया उनसे, बांटम छीन लिया, इन सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो ये पूर्वी प्रदेश वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा, ब्रिटिश ने किस वर्ष इनको इस तरह की परमिशन दी थी, क्योंकि आगे जाके हम क्या इसमें कुछ बेसिक चीजें और पढ़ेंगे। और 1658 में क्या है, श्रीलंका जीत लिया, ठीक है। और 1663 में क्या है, मालाबार दुर्ग। ये सब कौन कर रहा है, ये डच कर रहा है, ठीक है, ब्रिटिश नहीं पढ़ रहे हैं। ब्रिटिश पढ़ेंगे, ब्रिटिश का टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है ना, ब्रिटिश का टॉपिक बहुत बड़ा है। 1663 मालाबार दुर्ग को भी इन्होंने जीत लिया था। अब जब ब्रिटिश यहाँ पर आएंगे तो वो क्या बदला चेंज करेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, स्वाली तट है, जो स्वाली तट है उस स्वाली तट पे क्या है उसको जीत लेंगे। 1628 में क्या करेंगे, फारसी सेना की सहायता से हारमुज पर अधिकार कर लेंगे। जो पीछे मैंने आपको हारमुज पढ़ाया था, फारस की खाड़ी के नीचे, जो मैं कह रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया था 1628 में, 1628 इसे लिख सकते हैं, 1628 में हारमुज पर अधिकार ब्रिटिश ने कर दिया था, ठीक है ना, क्योंकि ब्रिटिश के लिए हारमुज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन ब्रिटिश ने कैसे किया, जो फारस यानी ईरान देश था उसके राजा की सहायता से उन्होंने हारमुज पर पुर्तगालियों की सेना को परास्त कर दिया 1628 में, ठीक। 1632 में क्या हुआ था,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 1632 में उसमें शाहजहां गद्दी बैठा हुआ था, तो उसके टाइम पे क्या है, एक व्यक्ति था, उसका नाम था कासिम खान, ठीक है ना, कासिम खान। उसने क्या किया था, हुगली पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पीछे हमें पता है कि हुगली पर उन्होंने कब्जा किया था। मतलब ये क्या हो गया, 1632 में पुर्तगालियों के हाथ से हुगली भी चला गया, हारमोज 1628 में उनके हाथ से चला गया। इसमें कुछ नहीं आएगा, अगर मैच द फॉलोइंग दिया उसने तब भी आपको ऐसे करना पड़ेगा कि पुर्तगालियों के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना, या निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अगर आपको ये डेट और ये याद नहीं होगा, आप नहीं कर सकते, आपका 1 नंबर गया। और आपको पता है आप कई बार 0.75 0.25 से फेल होते हैं और उसमें हार्ड लक कहते हो, ठीक है ना। लेकिन इस तरह से फेल होना थोड़ा सम्मानजनक होता है, तो ऐसा फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें फेल नहीं होना है, क्योंकि फेल होने से हम ज़्यादा सीखते हैं। ज़्यादा नहीं सीखना है, आपको नौकरी करनी है, समीक्षा अधिकारी छोटा सा पद है, पद लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और फिर आगे की जो कहानी आएगी, इसमें एक जगह, 2 जगहें आती है, एक आती है साष्टी और एक आती है बिसई, ठीक है। इनके नाम बहुत पेपर में आते हैं। अभी यूपी के पेपर में शायद एसआई का पेपर था या ऐसे मतलब कोई डिफेंस का पेपर था वहां पर, अब एसआई था या कांस्टेबल था, वहां पर साष्टी और बिसई पूछा गया था। तो शास्त्रीय विषय क्षेत्रों पर भी क्या है, अधिकार कर लिया था ब्रिटिश ने, लेकिन वो बहुत बाद में करेगा 1739 में, ठीक है। वो सब ये शास्त्रीय विषय पे ब्रिटिश अधिकार नहीं करेगा, मराठों का अधिकार होगा, ठीक है। महाराष्ट्र का क्षेत्र है दोनों, शास्त्रीय विषय। 1739 में मराठों का क्या होगा, अधिकार होगा शास्त्रीय विषय पे। शास्त्रीय विषय किसके क्षेत्र थे, पुर्तगालियों के। कुल मिलाकर जो हम देख रहे हैं इसमें, वो क्या देख रहे हैं कि पुर्तगालियों से लगातार हर चीज छीनती जा रही है, और वो कभी मराठों के हाथ में, कभी ब्रिटिश के और के हाथ में जा रहा है इसमें। दूसरा, आज के लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि 1961 तक, ठीक है ना, पुर्तगाली बात क्या, 3 चीजें थी, गोवा, दमन और दीव, ठीक है ना। इसका मतलब 1961 जब स्वतंत्र हो गए थे, स्वतंत्र होने के लगभग 61, यानी कि आप लगा लो 47 और 3 ये हो गए 50, 13, 21 साल बाद तक है। 21 साल में यहाँ से पुर्तगाली यहाँ से चले गए थे। पुर्तगालियों ने संपूर्ण क्षेत्र के भारत, जो भारत था उसमें मिला दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये सब भारत का पार्ट है। इसमें गोवा बाद में राज्य बना था, आप ये समझ सकते, गोवा के बहुत बाद में राज्य बना 87, ठीक है ना। तो दमन द्वीप, अभी हाल ही में दमन द्वीप अलग अलग हमारी यूनियन टेरिटरी, दादरा नगर हवेली दमन द्वीप, इनको एक कर दिया गया मोदी सरकार में, ठीक है ना। ऐसे में हमारी यूनियन टेरिटरी की संख्या भी कम हुई है। खैर वो पॉलिटिकल सेक्शन है, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन में बता रहा हूँ आपको। तो कुल मिला के है कि जब पुर्तगाली यहाँ पर थे, सारे मेन क्वेश्चन आपको बता दिए मैंने, आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसी में से आएगा, ठीक है ना। तो जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों की जो जितने उन्होंने काम किए, जितने उनकी सामुद्रिक यात्राएं थी, उन्होंने क्या अपने समुद्री क्षेत्र को या समुद्री साम्राज्य को क्या बोला, उन्होंने कहा एस्तादो इंडिया का, उन्होंने एस्तादो दी इंडिया, ठीक है, ये कहा उन्होंने। इंडियन ओशियन पर होने वाले ट्रेड पर टैक्स लगाने का प्रयास किया, यानी हिंद महासागर पर अगर कोई व्यापार कर रहा है तो पुर्तगाली उससे क्या करेंगे, टैक्स लेंगे, ऐसा उन्होंने प्रयास किया। और जब ऐसा कुछ होता है तो समस्या तो सामने आती है, लोग उसके विरोध में जाते ही जाते हैं। यहाँ पर भी क्या है, वो विरोध हुआ, जिस कारण पुर्तगाली धीरे धीरे क्या हो गए, नष्ट होने की कगार पर आ गए थे। बस में एक और आता है इनका, एक इनका आता है कार्टस आर्मेडा काफिला सिस्टम। कई सारे बच्चे अलग अलग पढ़ते, कई लोग साथ पढ़ते हैं। कार्टेज अल्मेडा एक है, काफिला सिस्टम अलग है। 2 प्रकार के टैक्स सिस्टम थे उनके। कार्टेज अल्मेडा मतलब क्या होता है कि आपको क्या है, परमिट लेना है। कार्टेज मतलब क्या होगा, आपको परमिट लेना है, परमिट मतलब, और उसपे क्या होगा, जो परमिट आप लेंगे उसमें क्या होगा, आर्मेडा का बल होगा, यानी जो उस परमिट को जारी कर रहा है। अब आप ये समझ, इसमें ये क्वेश्चन आता है कि जब अकबर ने क्या किया था, कार्टेज, निःशुल्क कार्टेज प्राप्त किया था उसने, किसने, अकबर ने। निःशुल्क कार्टेज प्राप्त करने का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्टली अकबर ने पुर्तगालियों के अरेबियन सागर पर, अरब सागर पर उनके अधिकार को स्वीकार किया, इनडायरेक्टली, ठीक है ना। अगर अकबर ने पुर्तगालियों से कार्टेज अल्मेडा यानी परमिट लिया है
समुद्र की यात्रा करने के लिए। तो इसका मतलब सीधा क्या होगा कि अकबर ने इनडायरेक्टली क्या है, उनकी क्या है, उस अधिकारता को स्वीकार किया है कि हाँ ठीक है, ये लोग क्या है, अरब सागर के स्वामी है। कौन? पुर्तगाली। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या है आपके पास पेपर में आ सकता है। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इस चीज को आपको समझना है। आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, अगर परमिट लेना है आप, जैसे हम लाइसेंस लेते हैं, परमिट लेते हैं, आपको क्या है, एक शुल्क, एक फी पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये है हमारा कार्टेज आर्मिडा सिस्टम चलता है, इसके बारे में ये रहा। और जो काफिला सिस्टम होता है, काफिला सिस्टम में क्या है, अगर किसी लोकल शिप को या लोकल जहाज, जो भी मतलब लोग ट्रेड करते हैं, जो व्यापारी थे उनके जहाज थे, अगर वो जहाज क्या करते हैं, अरब सागर में जाते हैं, यानी उन्हें अगर यहाँ से क्या है सऊदी अरब अरब जाना है, अरब सागर में ट्रेड करते हैं, तो उनके पीछे पीछे क्या है, उनके जब जहाज कभी जाएंगे तो ऐसे नहीं कि एक ही व्यापारी का जहाज है, 3 4 5 6 व्यापारी एक साथ अपना जहाज भेजेंगे, उनके पीछे क्या है, पुर्तगाली जहाज जाएगा। एक प्रकार से सिक्योरिटी प्राप्त कर। उसके दो काम थे। दो काम क्या थे कि जो ये व्यापारी, लोकल व्यापारी है, ठीक है, उसका जो जहाज यानी शिप जो अरब सागर में जा रहा है, उसकी रक्षा करना, किससे? समुद्र के लुटेरों से, जो समुद्र के लुटेरे हैं उनसे रक्षा करना था। दूसरा ये था कि इन शिप में जो इन छोटे छोटे जहाजों में चीजें जाती हैं उन पर ध्यान रखना। उन्होंने बैन किया हुआ था कि काली मिर्च और गोला बारूद आप शिप पे नहीं ले जा सकते, उनकी चेकिंग होती थी बार बार, पीछे से उनका जहाज चल रहा था, कोई गड़बड़ करेगा वो बम छुड़ा देते। तो कहने का मतलब ये दो सिस्टम, कार्टेज आर्मिडा परमिट सिस्टम हो गया, काफिला सिस्टम क्या हुआ कि जहाजों के पीछे जहाज। तो ये पुर्तगालियों के पेज में काफी फेमस है। अगला जो पॉइंट आता है, पुर्तगाली स्वयं को क्या है, सागर का स्वामी कहते थे, कि हम लोग सागर के स्वामी हैं। तो क्वेश्चन पेपर में आया है, ग्रुप सी में आता है, निम्न में से कौन स्वयं को सागर का स्वामी कहते हैं। आपको राजेंद्र चोल नहीं करना वहां पर, ये चोला डायनेस्टी के बारे में लिखना, वो अलग कहानी है, ठीक है ना। ठीक है ना, राजेंद्र चोल की सेना ने क्या है, तीनों समुद्रों का पानी पिया था, ठीक है ना। तो उनकी जो नौका व्यवस्था थी, नेवी सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट था। बाकी इसमें एक पॉइंट आता है कि 1595 तक क्या है, इंडियन ओशियन पर क्या है, इनका क्या एकाधिकार रहा। किसका? पोर्चुगीज था। उन्होंने लंबे समय तक इसका अधिकार रखा और आराम से काम करते हैं इसमें। बाकी इसमें जो कुछ पॉइंट्स है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, जो मैंने आप लोगों ने लिखे हैं, जिससे क्या आपको समझ में आ जाए। 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई, बहुत इंपॉर्टेंट। 1560 में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई, इसको लेकर क्वेश्चन पेपर में आया था, जिससे धर्मद्रोह को हेरेसी कहते हैं, HERSEY, धर्मद्रोह। यानी क्योंकि पुर्तगालियों ने बड़ी मात्रा में धर्मांतरण कराया था, तो धर्मांतरण के कारण अगर कोई धर्म को नहीं मानता, धर्मद्रोह करता, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलती थी। इसलिए आपने देखा साउथ में जो मैक्सिमम लोग क्रिश्चियन होते हैं वो उस समय धर्मांतरण हुए थे, और आपको मुस्लिम भी ठीक ठाक पाए जाते हैं वहां पर, वो सब धर्मांतरण से हुए। तो ठीक है, हेरेसी को लेकर पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ये आपको देखना। उसमें 1560 में गोवा में के ईसाई धर्म, 1560 में 1560 में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई थी, और उसके बाद सीधे सीधे क्या वहां पर क्या है, हेरेसी यानी धर्मद्रोह को दंडित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और 1542 में मार्टिन डिसूजा नाम का एक व्यक्ति था, जिसके साथ सेंट जेवियर के भारत आया था ईसाई धर्म प्रचार के लिए 1542 में, ठीक है ना। 1542 का मतलब इस समय अकबर पैदा हो रहा है अमरकोट के किले में, ठीक है ना। तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या, अकबर के दरबार में भी 3 जैसे संत आए थे। जब क्या है, दीन भाई शुरू किया था अगले बंदे ने, यानी अकबर ने सब धर्म संभाव के बारे में बात की थी, तो लोगों को उस समय ईसाई को लगा 3 उस ईसाई मिशनरी बुलाए थे उसने, इसमें जेसुइट संत बुलाए थे। तो उनको लगा कि अकबर भी क्या है ईसाई धर्म स्वीकार करना चाह रहा है, तो मतलब इस भ्रम में रहे बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है ना। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुर्तगालियों के बारे में, कि पुर्तगालियों ने भारत को, यानी भारत का जापान के साथ व्यापार करने का श्रेय जाता है। यानी हम लोग आज जो जापान के साथ ट्रेड करते हैं उसमें पुर्तगालियों की बहुत बड़ी भूमिका है, ये भी आपको याद रखना है। तंबाकू, आलू, टमाटर, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, इन सब की शुरुआत किसने की थी भारत में? पुर्तगालियों ने की थी। प्रिंटिंग प्रेस में उन्होंने जो धर्म की किताबें ये सब छपवाई थी यहाँ पर, तो प्रिंटिंग प्रेस भी यहाँ पर लेके आए थे। एक आर्किटेक्चर की गोथिक कला आती है, गोथिक कला का विकास किया था। गोथिक कला आर्किटेक्चर जो निर्माण करते हैं उसके लिए गोथिक कला आती है, उसका निर्माण किया था। और जो उसमें ब्रिटिश के टाइम पे आता है 1661 में क्या है, पुर्तगाली राजकुमार थी कैथरी का विवाह क्या हुआ था, चार्ल्स सेकंड से किया गया था उस समय। तो जब चार्ल्स सेकंड से किया गया था, पुर्तगालियों ने क्या किया था,
जो बम्बई है, जो सनसेट आइलैंड पे बसा हुआ बम्बई है, उस द्वीप को, उस आइलैंड को क्या है, दहेज में दिया था कैथरीन की ओर से, यानी पुर्तगालियों की ओर से किसको दिया गया था, ब्रिटिशर्स को दिया गया था। तो जब ब्रिटिशर्स को दिया गया तो ब्रिटिश तो है ना लंदन में रह रहा था, उसने कहा क्या करूंगा इसका मैं, उसने कहा ठीक है इसको मैं किराए दे देता हूँ। तो उसे किराए पे किसको दिया, क्योंकि 1661 की बात है, किराए पे किसको दिया, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। जब उसे बॉम्बे मिल गया, बॉम्बे मतलब जो छोटा सा आइलैंड था उसे गिफ्ट में मिला या दहेज में मिला, डॉरी मिला, तो उसने क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी किराए पे दे दिया चार्ल्स सेकंड ने, ठीक है ना। अब आपको ये लगेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी उसी की थी, ऐसा कुछ नहीं था, उसकी थी। वो एक बहुत बड़ा एक ट्रेडर्स था, जो एक प्रकार का सिंडिकेट थे, उन लोगों ने कंपनी बनाई थी। तो उन लोगों को किराए में देता है और 10 पौंड वार्षिक उसका किराया रखता है, ठीक है ना। पौंड स्टर्लिंग है, जो ब्रिटेन की मुद्रा है, या फिर जो मुद्रा है उस मुद्रा का जो वर्तमान वैल्यू है आज की डेट में, जो वैल्यू 160 दशमलव समथिंग रुपये है, यानी ब्रिटिश मुद्रा का जो पौंड स्टर्लिंग की वैल्यू इस समय क्या है 107.08 डॉलर से भी अधिक है। वो क्यों है, कैसे हो, है ना, इतना समय नहीं होता है इसमें यूट्यूब में बताने का, लेकिन क्लासेस होंगे तो उसमें बताया जाएगा। दूसरा, अगर आपको भारतीय मुद्रा में किसी फॉरेन कंट्री में सबसे कम खर्चे में घूमना है तो देश है पराग्वे में भारत के 1 रुपये की कीमत 11 पैसा है, ठीक है ना। 1 रुपये किसके बराबर 11 पैसा है। तो पराग्वे में आप बहुत बिंदास घूम सकते हो। पराग्वे में झीलें और प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है। अगर आप कभी फॉरेन कंट्री घूमने का बना रहे हो तो आप पराग्वे जा सकते हो, सबसे सस्ती कंट्री है आज के हिसाब से, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अगर आपको समझ में आया कमेंट करके बताना, अगर आपको लगता है कि अच्छा है यानी आगे पढ़ाया जा सकता है तो आगे पढ़ाएंगे, लेकिन जो मेरे विद्यार्थी उन सब लोग बनाऊंगा, नए विद्यार्थी जुड़ते रहे। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।